दोस्तों, हम सभी के कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। जैसा कि किसी को अपनी फैमिली के लिए घर लेना होता है, किसी को एक गाड़ी चाहिए, किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सेविंग्स करनी है और ऐसे ही कई सारे फाइनेंशियल गोल्स। और हम ये बखूबी समझते हैं कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि 20 या 25 साल के बाद, या सपोज़ जब आप रिटायर करने वाले हैं, तब आपके पास कितना पैसा होगा ये आपको पता होना चाहिए, या फिर कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना आपके लिए सही है। और इन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपको आज करनी है वो कितने अमाउंट की होनी चाहिए। लेकिन जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत टेंशन वाला काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा और कौन इसमें अपना सिखा पाए। और इन्हीं सब कारणों से हम में से काफ़ी लोग एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते। और आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है कि हमें लगता है कि हमने कुछ पैसे बैंक में एफडी कर दिया, कुछ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के एडवाइस पर कुछ हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और हम सॉर्टेड हैं, हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसा सोचना काफ़ी गलत है। ऐसा करने से आप अपने फ्यूचर में जो आपको वेल्थ मिल सकता है, एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल सकता है, उससे आप हाथ धो बैठते हैं और आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 6 स्टेप्स के बारे में, जिसको देखने के बाद आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। तो बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है इमरजेंसी फंड या सेविंग्स। उसके बाद लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग। हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद हो सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट, यानी कि इमरजेंसी फंड या फिर सेविंग, जो किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक नीड है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी इमरजेंसी फंड पे काफ़ी जोर दिया है, तो मेरे ख्याल से आपको वो वीडियो चेकआउट करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जिसमें आपकी जो मंथली एक्सपेंस है उसका 6 टाइम्स, यानी कि सपोज़ आपका महीने का खर्च 20,000 रुपये है, तो उसमें उस फंड में कम से कम 1,20,000 रुपये होने चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है तो एटलीस्ट 6 महीने तक का एक्सपेंस आपके पास मौजूद हो। इमरजेंसी फंड आप अपने जस्ट सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं उस पैसे को, और अगर पॉसिबल हो तो 6 महीने की जगह आप 1 साल का इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, जो कि है लोन्स। तो दोस्तों, अगर आपके सर पे कोई लोन है तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन से लोन को पहले प्रीपे करना चाहते हैं या आपको प्रीपे करना चाहिए। इसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज़ आपने हाउसिंग लोन लिया है, तो हाउसिंग लोन जैसे लोन को, जहाँ पे आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं और जो कि एक नॉमिनल आजकल तो 6.5-7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मिल जाता है, तो ऐसे लोन को प्रीपे करना कहीं से सही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वैसे लोन को जितनी जल्द हो सके आपको प्रीपे करना चाहिए। क्योंकि सपोज़ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, 10-11% अगर उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है, रिटर्न मिलता है, और वहीं आपको जो पर्सनल लोन है उसमें भी आपको 10-11% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी है। तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको कहीं से अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो सेकंड स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जो भी लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा है वैसे लोन्स को आपको प्रीपे करना होगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। तो हमारा थर्ड स्टेप है इंश्योरेंस। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोग बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जो कि कहीं से एक सही स्टेप नहीं है अगर आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, हमें 2 प्रकार के इंश्योरेंस या 2 टाइप के इंश्योरेंस करवाने चाहिए। पहला है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलिए लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस उनके लिए ज़रूरी है जो आपके फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं। सपोज़ आपकी फैमिली में आप अर्न करते हैं और बाकी सब आप पे डिपेंडेंट है, तो लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ आपका होना चाहिए। और वो कितने अमाउंट का होना चाहिए? जो आपकी एनुअल इनकम है उसका आप 20 टाइम्स लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं।
सपोज़ आपकी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपीज़, तो आपको 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। और अगर आपकी एज 25 से 30 साल की है तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस आराम से 11-12 हज़ार रुपये सालाना के प्रीमियम पर मिल जाएगा। और दूसरा इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के हर एक मेंबर का होना चाहिए। और मेरे समझ से पर मेंबर अगर आप 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आजकल कई सारे प्लान्स हैं जिसमें फैमिली फ्लोटर वगैरह बहुत सारे प्लान्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप पूरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और सपोज़ आप पर मेंबर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। क्योंकि कहीं भी अगर, जैसे आजकल का समय चला है कि कोविड आ रहा है, अलग अलग वेरिएंट अटैक कर रहे हैं ह्यूमंस पर, तो ऐसे केसेस में कुछ नहीं से थोड़ा अच्छा वाली जो फिलॉसफी है उस पर हमें जाना चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। तो इसी के साथ आपने अपनी इंश्योरेंस नीड को पूरा कर लिया और आपने लगभग आधी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है। तो देखा आपने, फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस ज़रूरत ये है कि आप अपनी ज़रूरत को समझिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। दोस्तों, आजकल के दौर में हमारे पास इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला है इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर। अगर आपको शेयर प्राइस या स्टॉक प्राइस समझ में आते हैं, अगर आपको कंपनी में रिसर्च करना ज़्यादा अच्छा लगता है और इसमें आपको किसी भी तरह का एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन शॉर्ट आपको उसमें मज़ा आता है, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उसकी हेल्प से आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। और वैसे लोग जो इक्विटीज़ में निवेश करने में थोड़ा डरते हैं या कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा आपको म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में म्यूचुअल फंड के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही पुराना और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड। लेकिन वो मैं गोल्ड ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गोल्ड बॉन्ड या फिर आप कह सकते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड। इसमें आपको सालाना 2.5% का इंटरेस्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको गोल्ड की जो एप्रिसिएटेड वैल्यू है उसका भी फ़ायदा मिलता है। तो आपको मेरे हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो में गोल्ड बॉन्ड को रखना चाहिए। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक, कितने म्यूचुअल फंड और कितना गोल्ड होगा, ये आपकी रिस्क एपेटाइट यानी कि आपके रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में उसे देख सकते हैं। अब हमारा आता है 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, यानी कि टैक्स प्लानिंग। दोस्तों, टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत उन्हें सबसे ज़्यादा होती है जो लगभग 6 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि 6 लाख तक के आय वाले लोग के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें वो टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप सेक्शन 80C का फ़ायदा उठा सकते हैं जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। अगर आप NPS में निवेश करते हैं तो उसमें आपको एडिशनल 50,000 का रिबेट मिल सकता है। NPS पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको टैक्स डिडक्शन में काम आता है। तो ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं और मोस्टली 80C 80D जिसमें आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अब हमारा आता है फाइनल स्टेप, यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों, इस पॉइंट पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप उसे कार्ड पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा निवेश मैं NPS को मानता हूँ, क्योंकि NPS में आपको गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ साथ आपको एक मार्केट का एक्सपोजर भी मिलता है जो आपके रिटायरमेंट को एक सुखद अनुभव बना देता है। अगर आपने ये सभी स्टेप्स पूरे कर लिए हैं तो इन शॉर्ट आपने अपनी लाइफ सिक्योर कर ली है। दोस्तों, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे खास बात यह है कि वो बहुत सिंपल होना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बहुत सारे इंश्योरेंस बेच रहा है, आपको बहुत सारे स्टॉक्स में निवेश करवा रहा है, इन शॉर्ट आपको एक कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो आपका बना रहा है, तो ऐसा करना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग को जितना सिंपल रखोगे, जितना सॉर्टेड रखोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा उसे मैनेज करना। मैंने जितना हो सके ये वीडियो सिंपल रखी है ताकि आपको इसे समझने में कोई मुश्किल ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फाइनेंशियल प्लानिंग एक अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एक सिंपल वे में स्टार्ट करिए और जैसे जैसे आपको नॉलेज इन्हांस होता है उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करिए या बढ़ाइए। और हाँ, एक बात ज़रूर,
अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या जो भी इंश्योरेंस आप करवाते हैं उसकी जानकारी अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर दें। इन केस अगर आपको कुछ होता है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी इंश्योरेंस है, उसका लाभ आपकी फैमिली जिसके लिए आप ये सब कमा रहे हैं या ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए दिस इज़ राजीव साइनिंग ऑफ।